हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो सीरीज़ है एमसीक्यू सीरीज़ हम 6 आज करने वाले हैं, जो कि टर्म 1 की लास्ट सीरीज़ है। मैंने आपको ऑलरेडी 5 सीरीज़ अवेलेबल करा रखी है, जिसमें स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं, जो टर्म 1 के आपके चैप्टर हैं अप्लाइड मैथ्स क्लास 12 के, सभी के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। और आशा है कि आपको जो सीरीज़ से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, जहाँ से जाके आप उनको सॉल्व करना सीख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो आज इस सीरीज़ में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी, और साथ में हम इंडेक्स नंबर को भी ले रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है जो टर्म 1 के अंदर दिया हुआ है। बाकी का जो पार्ट है उसका वो टर्म 2 में है, तो वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी और इंडेक्स नंबर दोनों के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, उसका जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वन शॉट में भी दिया था, वो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए होंगे, और बस अब आप ये चेक करने बैठे होंगे कि भाई हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो बिल्कुल हम एंड स्टेज पे चल रहे हैं अपनी प्रिपरेशन पर। मैं होप करता हूं कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ठीक आए। फिर भी अगर कुछ गलत आता है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, तो आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम तक बिल्कुल फुल्ली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। तो ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, वहाँ कहता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ गिवन बिलो। प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है। तो यहाँ पर कहता है कि भाई x और px आपको दिया हुआ है 30, 10 एंड -10, और प्रोबेबिलिटी है 1/5, 3/10 एंड 1/2। ex आपको फाइंड करना है। ex मतलब आपको यहाँ पर फाइंड करना है इसका एक्सपेक्टेशन या फिर मीन। तो उसके लिए क्या तरीका होता है भाई, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। 30 इंटू में 1/5 प्लस 10 इंटू में 3/10 प्लस -10 इंटू में 1/2। तो यहाँ से इसको कैंसिल करोगे आप, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 3 आएगा, वहाँ से -5 आएगा। 6 + 3 9 -5 यानी 4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में भी आपको ex ही निकालना है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू दी है -4, -3, -2, -1 एंड 0, एंड प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 0.1, 0.2, 0.3, 0.2 एंड 0.2। तो यहाँ भी आपको ex फाइंड करना है, तो सेम तरीके से हम प्रोसीड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -0.4, -0.6, -0.6, -0.2, उसके बाद 0। अब माइनस माइनस में क्या क्या टर्म होगी आपके पास, 6 + 6 12 + 4 16, तो -1.6, सॉरी वो भी तो है, तो -1.8। सारी की सारी टर्म माइनस में है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास -1.8। थर्ड क्वेश्चन में आपको x² फाइंड करना है। यहाँ भी आपको x दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, और px आपको दिया हुआ है 1/10, 1/5, 3/10 एंड 2/5। तो x² जब आपको निकालना होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि आपको x का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद फिर इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लाइटिंग अभी थोड़ी सी कम लग रही है, और ये तो हम जलाना भूल ही गए। अब ठीक है आई थिंक, सॉरी। तो ex² आप निकालेंगे, तो ex² में x का आपको स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर इंटू में 1/10 एंड 2 का स्क्वायर इंटू में 1/5, 3 का स्क्वायर इंटू में 3/10 एंड 4 का स्क्वायर इंटू में 2/5। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/10 आ जाएगा, इधर से 4/5, इधर से 27/10, और इधर से हो जाएगा 16 × 2 = 32/5। एलसीएम आप लेंगे इसका, 10 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 8 + 27 + 64। इन सबको ऐड करोगे, 6, 7 + 4 11, 11 और 8 कितने हो गए, 19 + 1 20, और 2, 4 + 6 10। तो आपके पास ex² की वैल्यू आ गई 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में कहता है फॉर ए रैंडम वेरिएबल x ex = 3, ex = 3 and ex² = 11,
देन फाइंड द वेरिएंस। और वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 11 है, ई एक्स की वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे 9, आंसर आ जाएगा आपके पास 2। फिफ्थ क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो उसमें नीचे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है मैं बस वो लिख रहा हूँ, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ इसी से मतलब है। जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास पहले की 0 की प्रोबेबिलिटी k है, फिर 1 की प्रोबेबिलिटी k है, 2 की प्रोबेबिलिटी 2k, फिर 3k, फिर k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 7k स्क्वायर और लास्ट में है 2k। अब ये हमें पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें प्रोबेबिलिटी आपको दी होती है, उसका टोटल कितना होता है, उसका टोटल भाई 1 के बराबर होता है। याद है ना, भूल तो नहीं गए, टोटल इसका 1 के बराबर होता है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 7 और 2 9 प्लस 1 10k स्क्वायर, प्लस यहाँ से आप करोगे 1 2 4 3 7 7 और 2 9 और 1 को भी इधर ले आएंगे, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करोगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने के बाद आपके पास 2 फैक्टर आ जाएंगे। स्प्लिटिंग मैं नहीं बता रहा हूँ, वो तो आपको आती होगी आई थिंक, तो स्प्लिटिंग मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 2 फैक्टर यहाँ पर बनेंगे हमारे पास, एक k + 1 बनेगा और दूसरा 10k - 1 बनेगा। तो यहाँ से तो k की वैल्यू -1 आएगी और यहाँ से k की वैल्यू 1/10 आएगी। k की वैल्यू जो -1 होती है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी आप नेगेटिव नहीं ले सकते, तो इसलिए k की वैल्यू आ गई 1/10। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। ए डाइस रोल्ड थ्राइस, इफ द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज अ सक्सेस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 सक्सेस। एक डाई को आप 3 बार टॉस कर रहे हैं। अब 3 बार टॉस करने का मतलब है रोल कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, बात एक ही है, तो इसका मतलब आपके पास n की वैल्यू तो है 3। इफ़ द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज ए सक्सेस, जब डाइस को आप थ्रो करते हो इवन नंबर आता है तो वो सक्सेस है। अब इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, आप डाइस को, अब देखो डाइस को कितनी बार भी थ्रो करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 10 बार करो, 100 बार करो, आपको जो सक्सेस निकालनी है, फेलियर निकालनी है, वो एक बार के थ्रो से निकालनी है। तो जब आप डाइस को फेंकते हो तो इवन नंबर आने के चांस होते हैं 3 और टोटल होते हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी बन गई 1/2। अगर P 1/2 है तो Q तो 1/2 आएगा ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 1 के बराबर होता है। अब P भी है, Q भी है हमारे पास। अब कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 सक्सेस। एटलीस्ट 2 सक्सेस का मतलब पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी P2 आपको फाइंड करना है, P3 आपको फाइंड करना है। अब P2 फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 3C2 1/2 की पावर 2 एंड 1/2 की पावर 1। P3 फाइंड करेंगे 3C3 1/2 की पावर 3। अब यहाँ से 1/2 की पावर 3 यहाँ से भी निकलेगा, 1/2 की पावर 3 यहाँ से भी निकलेगा, इसको आप कॉमन निकाल दो, बचा आपके पास यहाँ से 3 आ गया, इधर से 1 आ गया, तो 3 + 1 4 हो गया, तो 4/8 यानी आंसर आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन में कहता है डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। अब डाइस को 2 बार फेंक रहा है, पहले 3 बार फेंक रहा था, अब 2 बार फेंक रहा है, तो n की वैल्यू आपको 2 मिल गई यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 5। अब यहाँ पर इवन ऑड नहीं है, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, तो यहाँ पर सक्सेस क्या बनेगी आपकी, डाइस में 5 कितनी बार आता है, 5 एक ही बार आता है, तो 5/6 मत कर देना, 5 आता कितनी बार है, एक बार आता है, तो P आपका 1/6 और Q आपका 5/6। अब आपसे यहाँ पर पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि आपको 1 भी निकालना है, 2 भी निकालना है, क्योंकि 2 बार तो फेंक ही रहा है वो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आपको निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालोगे 2C1 1/6 की पावर 1, 5/6 की पावर भी 1, और 2C2 1/6 की पावर 2। 2C1 को सॉल्व करेंगे, 2 आ गया, ऊपर से यहाँ 5 आ गया, तो 2 5 = 10, नीचे आ जाएगा 6 × 6 36। 2C2 को सॉल्व करेंगे, 1 आता है, 1/6 यानी 36, तो आंसर आ गया 11/36। क्वेश्चन नंबर 8। ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड। कॉइन को 10 बार टॉस किया,
अब कॉइन को आप कितनी बार भी टॉस कर लो, उसका P और Q हमेशा 1/2 ही रहेगा, क्योंकि है क्या, उसमें दो ही तो चीज़ आती हैं, या तो हेड आता है भाई या टेल आता है। तो आप टॉस करोगे एक बार तो 1/2 आएगा, हेड आ गया तो 1/2, टेल आएगा तो भी 1/2। तो कितनी बार भी टॉस करो, कॉइन का क्वेश्चन आता है, सीधा उठा के P और Q की वैल्यू 1/2। अब और क्या कहता है आगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड। एग्जैक्टली 6 मतलब आपको Px = 6 फाइंड करना है। दैट मीन्स आपको फाइंड करना पड़ेगा 10C6 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 4। फार्मूला तो याद है ना, जो हम कम्बिनेशन का लगा रहे हैं। फार्मूला याद नहीं है तो वही जो वन शॉट है ना, उसको ढंग से देख लेना, अच्छी तरह सब कुछ बताया हुआ उसमें। 10C6 का मतलब क्या हो गया भाई, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 1/2 की पावर इधर 6 है, इधर 4 है, यानी 1/2 की पावर होगी 10। सिंप्लीफाई करो इसे, 10 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, 10 9 8 7, 6 फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा नीचे से, 4 3 2 1, और ये आ गया आपके पास 1/1024। आंसर देख लो भाई, पावर की फॉर्मेट में है या वैसे है, नहीं भाई सारा कुछ सॉल्व कर रखा है तो सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखो 4 2 8, ये भी कैंसिल हो गया, 3 3 9, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा गया 2, यहाँ पर एक बार कट जाएगा, 1024 2 से ये कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 512। तो आंसर क्या बना, 5 3 जा 15, 15 7 जा 130, 15 7 जा 105, 105/512। तो ये हमारा आंसर आया 105/512। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा इसको रब तो करना ही पड़ेगा भाई, स्पेस तो बनाना ही पड़ेगा, तभी तो काम होगा आगे। तो बहुत आसान टॉपिक है, और मेन बात है कि भाई वेटेज इसकी ज़्यादा है, तो बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करना प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है टर्म 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भी कॉइन को देखो 4 बार टॉस कर रहा है, 4 बार टॉस कर रहा है, चाहे 10 बार टॉस कर रहा है, तो आपका जो n तो 4 आ गया, P की वैल्यू 1/2 आ गई, Q की वैल्यू भी 1/2 आ गई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब x > 1। अब क्योंकि 4 बार टॉस कर रहा है, तो इसका मतलब आपको P1 भी फाइंड करना है, P2 भी फाइंड करना है, P3 भी फाइंड करना है, P4 भी फाइंड करना है। 4 बार करना पड़ेगा भाई, लंबा हो जाएगा। छोटा करने का तरीका क्या है, बिल्कुल है, छोटा करने के लिए क्या करो आप, 1 में से P0 को माइनस कर दो, क्योंकि ये तो पता ही है आपको, जो प्रोबेबिलिटी होती है, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबका सम 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर आप 4 बार टॉस कर रहे हो, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ P0 P1 P2 P3 P4, ये आपके पास आएंगी प्रोबेबिलिटी, सबका सम 1 है, आपको ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम ये क्यों करें, हम सीधा इसको वहाँ शिफ्ट कर दें, तो ये बन जाएगा 1 - Px = 0। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 4C0 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 4, तो 1 माइनस ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/16 हो गया, यानी आंसर आ गया 15/16। क्वेश्चन नंबर 10, 2 डाइस आर थ्रोन n टाइम इन द सक्सेशन। n बार फेंक रहा है, अब ये नहीं कह रहा कि 2 बार 4 बार, अब n बार फेंक रहा है भाई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए डबल 6 एटलीस्ट वंस। अब डबल 6 मतलब पहले भी 6 आया, बाद में भी 6 आया। तो अब क्योंकि 2 डाइस को फेंक रहा था, तो डबलेट की बात कर रहा है। अब दोनों बार जो 6 आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या बनेगी, n तो यहाँ पर n है, तो p की वैल्यू बनेगी आपके पास 1/36, और q की वैल्यू बनेगी 35/36, क्योंकि यहाँ पर उसे क्या चाहिए, ऑब्टेनिंग ए डबल 6। डबल 6 एक ही बार आएगा, जब पहली बार डाइस पर फेंकोगे 6, दूसरी बार फेंकोगे 6 6 6 एक ही बार बनता है। हाँ, अगर डबलेट की बात करता है ये, डबलेट 1 1 2 2 3 3 तो 6 बन जाते, लेकिन यहाँ तो डबल 6 बोल रहा है भाई, तो डबल 6 बोल रहा है, तो p की वैल्यू ये आ गई, q की वैल्यू ये आ गई, n तो n है ही। तो आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए डबल 6 एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस का तरीका फिर से वही आएगा आपके पास, इसको ना निकाल के आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 - Px = 0, यानी 1 - NC0 और 1/36 की पावर 0, 35/36 की पावर n।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपके पास बच गया। n का भी हमें आता पता है नहीं, तो आंसर ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ऑप्शन में भी आपके पास ऐसे ही है, 1 माइनस 35/36 की रेज़ टू पावर n। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में कहता है बैग कंटेन 2 वाइट एंड द 4 ब्लैक बॉल। एक बैग है, 2 वाइट है, 4 ब्लैक है। ठीक है, वाइट बॉल होगी आपके पास 2, ब्लैक बॉल होगी आपके पास 4। ए बॉल इज ड्रॉन 5 टाइम्स विद रिप्लेसमेंट। एक बॉल आपको उसमें से निकालनी है 5 बार विद रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 4 ऑफ द बॉल ड्रॉन आर वाइट। अब जो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है कि वाइट बॉल की पूछ रहा है, तो वाइट बॉल यहाँ पर आपकी सक्सेस बनेगी, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, वाइट बॉल आपकी सक्सेस है तो प्रोबेबिलिटी बन गई 2/6। दोनों का सम 6 आ रहा है, तो कितना आ गया 1/3। क्यू की वैल्यू आ गई 2/3। एन कितना आ गया, कितनी बार निकाल रहे हो बॉल, बॉल कितनी है डजेंट मैटर, कितनी बार निकाल रहे हो, 5 बार निकाल रहे हो, एन आ गया यहाँ पर 5। तो प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है एटलीस्ट 4 ऑफ द बॉल, तो Px ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स आपको फाइंड करना है P4 प्लस में P5। P4 निकालेंगे NC4, 1/3 की पावर n का मतलब हो गया 5, 1/3 की पावर 4 एंड Q की वैल्यू ये आ गई, इसकी पावर 1, 5C5, 1/3 की पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे 5 आएगा, और ऊपर आपके पास 2 है यहाँ पर, 5 2 जा 10, 3 की पावर 4 इधर आ गया, 3 की पावर 1 इधर आ गया, 3 की पावर 4 होता है 81, 81 को 3 से करेंगे 243, ये 1 आ गया, तो ये 1/243, ये आ गया 11/243। क्वेश्चन नंबर 12। इफ इन ए ट्रायल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एक ट्रायल के अंदर जितनी बार आप फेल होते हो उससे डबल बार सक्सेस होते हो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 सक्सेस इन द 6th ट्रायल। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को x लेते हैं, या नंबर ऑफ फेलियर को आप x लो, तो नंबर ऑफ सक्सेस हमारे पास क्या बन गई, इसकी डबल है तो 2x बन गई। तो टोटल जो इवेंट है आपके पास, टोटल आपने कितनी बार इवेंट परफॉर्म किया, x बार आप फेल हो रहे हो, 2x बार सक्सेस हो रहे हो, तो x + 2x मतलब 3x हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर p निकालूँ, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस क्या बनी 2x/3x यानी 2/3, और q की वैल्यू ऐसे बन गई 1/3। अब ये कहता है कि इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स, यानी n की वैल्यू आपको लेनी है 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 सक्सेस। एटलीस्ट 4 सक्सेस का मतलब आ गया Px ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर बन गया आपके पास x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4 का मतलब P4, P5 एंड P6। P4 का मतलब आ गया 6C4, 2/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 2, 6C5, 2/3 की पावर 5, 1/3 की पावर 1, 6C6, 2/3 की पावर 4, सॉरी 6C4 को आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 15, 2 की पावर 4 हो गया 16, 3 की पावर 4 इधर है, 3 की पावर 2 इधर है, तो ये बन गया आपके पास कितना बनेगा, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 729। 6C5 को सॉल्व करेंगे 6 आएगा, 2 की पावर 5 32, नीचे तो टोटल ये रहेगा 729, इधर से 1 आ गया, 2 की पावर 6 मतलब 64, नीचे आपके पास ये आएगा 729। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर आपको कुछ नहीं करना, बस इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। 15 6 90, 15 + 9 24, 6 2 12, 6 3 18 + 1 19, 64 डिवाइडेड बाय 729। ऐड करो इसे, 4 + 2 6, 4 और 9 13, 13 + 6 13 + 6 19, 2 3 4, तो 496/729 ऑप्शन है या नहीं है, 496/729 ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। 13 में कहता है बॉक्स कंटेन 20 आइडेंटिकल बॉल ऑफ विच 10 बॉल आर वाइट। 10 बॉल आपके पास वाइट है एंड 10 बॉल आर रेड।
तो टोटल तो आपके पास 20 बॉल हो गई। द बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स वन एट ए टाइम विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट बॉल निकालनी है, निकाल के अपनी पॉकेट में डालनी है? नहीं, ऐसा नहीं करना, रिप्लेसमेंट करनी है। ठीक है, बॉल वापस आपसे काउंट करके वापस ले ली जाएगी, घर लेके नहीं जानी है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए वाइट बॉल इज ड्रॉन फॉर द फोर्थ टाइम ऑन द सेवन्थ ड्रॉन। अभी कह रहा है कि जो वाइट बॉल है, जो चौथी वाइट बॉल है, वो सेवन्थ ड्रॉ में निकलती है। यानी ऐसा नहीं कि हर बार आप वाइट बॉल ही निकाल रहे हो, कभी वाइट निकलती है, कभी रेड निकलती है। तो चौथी बॉल आपको निकालनी है वाइट, वो 7वीं बार में आपकी निकल रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब वो 7वीं बार में निकल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले जो 6 ट्रायल थे उसके अंदर आपने 3 वाइट बॉल निकालनी है। ये मतलब बना ना, जब आप 7वें ट्रायल में चौथी वाइट बॉल निकाल रहे हो, दैट मीन्स आपके पास 3 बॉल ऑलरेडी है। और उससे पहले कितने ट्रायल हो गए? 6 ट्रायल हो गए। तो उन 6 ट्रायल के अंदर 3 आपके पास वाइट बॉल है। तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4th वाइट बॉल इन 7th ट्रायल, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वाइट बॉल इन 6 ट्रायल, तो पहले 6 ट्रायल लिया है, उसके अंदर 3 वाइट बॉल आप निकाल चुके हो, इन 2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ 4th बॉल, 4th वाइट बॉल। अब जो पहले 6 ट्रायल थे उसके अंदर आपने 3 वाइट बॉल निकाल दी, तो 6C3। अब यहाँ पर वाइट की निकालो चाहे रेड की निकालो, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, यानी 1/2 1/2 आ रहा है, सक्सेस भी फेलियर भी। तो यहाँ पर जो 1/2 है उसकी पावर 3 होगी और 1/2 की पावर फेलियर की भी 3 होगी, इन 2 में। अब जब आपने चौथी बार, जो 7वीं बार जब आपने ड्रॉ किया उसमें से, क्योंकि आपने रिप्लेसमेंट कर दिया, जितनी वाइट बॉल निकाली थी सारी की सारी ईमानदारी से वापस दे दी हैं। तो अब आप जब नेक्स्ट ड्रॉ में वाइट बॉल निकाल रहे हो, तो वाइट बॉल तो अभी भी 10 है, टोटल 20 है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी 1/2। अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर देना है, तो 6C3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 4 20, और ठीक है 20 आ गया। यहाँ से 1/2 मतलब 1/2, ये भी 1/2 ले लो, 1/2 की पावर 7 हो गया। अब 1/2 की पावर 7 कितना होता है? 128। 4 से काट देते हैं और 4 से काट देते हैं, ये आ गया 5/32। क्वेश्चन नंबर 14। इन ए सीरीज ऑफ 3 ट्रायल द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस इन 9 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस। इनकी जगह वहाँ पर इज आएगा। इन ए सीरीज ऑफ 3 ट्रायल द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस इज 9 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस। ये गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, दैट मीन्स आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर जो ट्रायल है वो 3 है, तो यहाँ पर आप फार्मूला पुट करोगे 3C2 P की पावर 2 Q की पावर 1, 9 इंटू 3C3 P की पावर 3। 3C2 को सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा, P स्क्वायर इससे कैंसिल, Q की जगह आप लिख लो 1 माइनस P, यहाँ पर आ गया 9 इंटू 1 इंटू P। ठीक है, क्योंकि P प्लस Q जो होता है इसका सम आपका 1 के बराबर होता है, तो Q की वैल्यू आपने लिख ली 1 माइनस P। इस 3 से ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया गया, यहाँ से बचा 1 माइनस P, यहाँ से आ गया 3P, यानी 1 = 4P, दैट मीन्स P की वैल्यू आ गई 1/4। तो 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन में कहता है कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स। एक कॉइन को आपने n टाइम टॉस किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एटलीस्ट 1 से 0.8। अब चाहे हेड आए चाहे टेल आए, उसका P और Q तो हमेशा 1/2 ही रहना है, n आपको फाइंड करना है। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एटलीस्ट 1 से 0.8, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x > 1 इज़ एटलीस्ट 0.8, मतलब यहाँ पर आपके पास सिंबल आ जाएगा 0.8। ये कम से कम इससे ज़्यादा होगी या इससे बराबर होगी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो आप, तो हो जाएगा 1 माइनस PX = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो NC0 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर n, ये 1 आ गया, यहाँ से ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/2 की पावर n हो गया।
तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n, इसको भी आप फ्रैक्शन में कर लो 8/10। 1 को उधर ले जाते हैं, 4/5 माइनस 1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास बच गया -1/2n माइनस 1/5। अब इनइक्वलिटी में क्या होगा, अगर आप माइनस को आप हटाते हो तो आपके इसके इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना है। तो ये हो गया 1/2 की पावर n लेस देन इक्वल्स टू 1/5। अब लेकिन अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो फिर से इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब n की वैल्यू देख लो कि कम से कम कितनी होनी चाहिए कि भाई ये वैल्यू इससे बड़ी है। अगर n की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो 2 रह जाएगा, इससे छोटा हो गया। 2 लेते हैं तो भी छोटा हो जाएगा, यानी कम से कम n की वैल्यू आपके पास 3 होनी चाहिए, तब जाके ये वैल्यू इससे बड़ी आएगी। तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 16। ए बॉक्स कंटेन 100 बल्ब ऑफ विच 10 आर डिफेक्टिव। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैम्पल ऑफ 5 बल्ब ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट नन इज़ डिफेक्टिव। तो P आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब है आपके पास 10, तो नॉन डिफेक्टिव हो गया आपके पास 90। तो P आप निकालोगे तो आ जाएगा 10/100, दैट मीन्स 1/10, और Q आ जाएगा आपके पास 9/10। अब आपको बल्ब निकालने कितने हैं, कितने भी बल्ब हो निकालने कितने हैं वो आपका n है। 5 बल्ब निकालने हैं तो n की वैल्यू बनेगी 5। नन इज़ डिफेक्टिव पूछ रहा है। नन इज़ डिफेक्टिव का मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं है, दैट मीन्स x की वैल्यू 0 है। तो 5C0 1/10 की पावर 0 9/10 की पावर 5, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। 9/10 की पावर 5 ऑप्शन में बस पावर में ही आंसर, पावर में नहीं होता तो भाई सॉल्व कर देना। 17 क्वेश्चन देखेंगे। ए फेयर कॉइन इज टॉस n टाइम्स if the probability of getting 7 head is equals to the probability of getting 9 head। 7 head के आने की probability 9 head की probability के बराबर है। तो 7 head के आने की probability 9 head आने की probability के बराबर है। n हमें यहाँ पता नहीं है। then the probability of getting 2 head। अब टॉस को जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो p और q तो पता ही है, ये तो यही रहेगा। तो यहाँ पर आप फार्मूला पुट करो NC7 p की पावर 7 q की पावर n-7। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, आप p की जगह वैल्यू ही पुट कर दो 1/2, ये भी 1/2। यहाँ पर NC9 1/2 की पावर 9 और 1/2 की पावर n-9। तो यहाँ से देखो 1/2 की पावर 7 और n-7 को सॉल्व करोगे तो 1/2 की पावर n ही आएगा, यहाँ पर भी 1/2 की पावर n आएगा। तो भाई ये तो इससे हो जाएगा कैंसिल। बच गया NC7 और NC9, इसको आपको सॉल्व करना है। तो NC7 का मतलब हो गया n फैक्टोरियल n-7 फैक्टोरियल n 7 फैक्टोरियल, इधर से आ गया n फैक्टोरियल n-9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल हो गया। दोनों का रेसिप्रोकल कर लो। अब यहाँ पर इक्वल्स टू है तो रेसिप्रोकल से कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहला काम, तो इसको एक्सपेंड करो n-7, फिर एक कम करोगे तो n-8, फिर एक कम करोगे n-9। यहीं छोड़ दो क्योंकि राइट हैंड साइड में n-9 ऑलरेडी है। 7 फैक्टोरियल उसको ऐसे का ऐसे छोड़ो, राइट हैंड साइड पे आओ, n-9 फैक्टोरियल को कुछ नहीं करना, 9 को एक्सपेंड करो। तो यहाँ से n-9 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे n² 15n प्लस में 8 7 56, और यहाँ से जो 9 8 72 है इसको भी इधर ही लाओगे। तो इक्वेशन बन गई n² - 15n। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 12 - 6 6, और यहाँ आ गया 1। 16 के फैक्टर कर दो जिससे आपके पास 15 आ जाए। तो एक फैक्टर तो 16 खुद हो गया, एक 1 हो गया। तो फैक्टर करेंगे आपके पास आ जाएगी वैल्यू n-16 और n+1। तो n की वैल्यू 16 आएगी और -1 आएगी, माइनस वाली तो कैंसिल कर दो। तो n आपके पास 16 आ गया, p q तो ऑलरेडी था
प्रोबेबिलिटी पूछता है आपसे x इक्वल्स टू 2 की। तो हमारे पास स्पेस यहाँ पर है, दिख रहा है इधर। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 आपको निकालना है, तो ये बन जाएगा 16c2 1/2 की पावर 2 एंड 1/2 की पावर 14। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 15 अपॉन में 2⁻13। इसको अब थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। आंसर आपका कंफर्म आ जाएगा, कोई यहाँ पर टेंशन वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एटीन्थ क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसमें भी एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है। कहता है फेयर कॉइन इज टॉस 100 टाइम्स, 100 टाइम टॉस कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड ऑड नंबर ऑफ टाइम। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड ऑड नंबर ऑफ टाइम, तो भाई चाहे ऑड नंबर निकाल लो चाहे इवन नंबर निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड तो 1/2 ही रहेगी। तो आंसर इसका सीधा सीधा आप लिख सकते हो 1/2। ज़्यादा इसमें कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आंसर उठाओ सीधा, आंसर लिख दो 1/2। चाहे इवन नंबर होता चाहे यहाँ पर ऑड नंबर होता। 19th क्वेश्चन में देखो, फॉर द बाइनोमियल वेरिएट n की वैल्यू आपको दी है 4, px इक्वल्स टू 0 की वैल्यू है 16/81। तो आपको px इक्वल्स टू 4 फाइंड करना है। तो पहले तो भाई n की वैल्यू फाइंड कर लो, n की वैल्यू दे रखी है, p और q की वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहाँ पर आ गया ये n c0, p की पावर 0, q की पावर n, n की वैल्यू क्या 4। और यहाँ 16 को लिख लो आप 2, इसको लिख लो 3, इसकी पावर 4। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, q की पावर 4, और यहाँ से पावर 4 को कैंसिल करोगे तो q की वैल्यू आ जाएगी 2/3, q की 2/3 आ गई तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/3। p भी आ गया, q भी आ गया। पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4। ये आपको बताना है, तो 4c4 और 1/3 की पावर 4, तो ये 1 हो जाएगा। इसकी पावर 1/4 करोगे मतलब 1/81 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर ए बाइनोमियल वेरिएट x इफ n इक्वल्स टू 3, px इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ px इक्वल्स टू 3, देन द वैल्यू ऑफ p। तो सेम इसी तरीके से प्रोसीड करो। n की वैल्यू आपके पास 3 है, 3c1, p की पावर 1, q की पावर 2, 3c3, p की पावर 3। 3c1 को सॉल्व करेंगे, 3 आ जाएगा, एक p यहाँ से कैंसिल हो रहा है, q स्क्वायर आ गया आपके पास, इधर आ गया 12, ये 1 हो जाएगा, इधर आ गया ये p स्क्वायर। तो 3 से इसको कैंसिल कर लो। अब यहाँ पर आप सबका स्क्वायर रूट कर दो, तो यहाँ बचेगा q, यहाँ बचेगा 2p। अब q की जगह आप लिख सकते हो 1 - p, तो इस -p को इधर लेके जाओगे 3p हो जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग एटलीस्ट 8 करेक्ट आंसर आउट ऑफ 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। आपको कम से कम 8 करेक्ट आंसर गैस करने हैं। अब ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है तो ये भाई यहाँ भी p और q तो 1/2 ही रहेगा, और 10 क्वेश्चन है तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग 8, एटलीस्ट 8, यानी आपको 8 निकालना है, 9 निकालना है और 10 निकालना है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो। 10c8, 1/2 की पावर 8 और जब एक चीज़ और आपको तरीका बता दूं, जब भी यहाँ 1/2 हो तो जितना n होगा ना 1/2 तो आपका 10 ही आएगा। तो आप बेशक इसको अलग अलग, क्योंकि MCQs कर रहे हो, आपको प्रॉपर मेथड तो नहीं दिखाना, आप सीधा 1/2 की पावर 10 कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 2 आ गया। अब यहाँ पर जब 9 पे आप करोगे तो 10c9 सीधा उठा के 1/2 की पावर 10 लिख दो, लेकिन तभी करना है जब p और q दोनों बराबर हो। अलग अलग में मत कर देना कि सर ने बताया भाई इकट्ठा कर दो।
10c10, यहाँ भी 1/2 की पावर 10। अब ये 1/2 की पावर 10 तो सब में से कॉमन आएगा ही आएगा। अब बचा क्या आपके पास यहाँ से 10c8, 10c8 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9 5 जब 45, इधर से आ जाएगा 10, इधर से आ जाएगा 1, तो ये हो गया 46 और 10 56। आंसर देखो पावर में दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, नहीं पावर में नहीं दिया जी, 1024। इसको 4 से काटो, 8 से काट लो सीधा, 2 बचेगा 16, कितना बचा 8 8 64, तो 7/128 ये आपका आंसर आएगा। 22 देखो कहता है डाइस इज थ्रोन 100 टाइम्स, डाइस को 100 बार फेंका आपने, गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसिडर्ड ए सक्सेस। इवन नंबर अगर सक्सेस है तो इसका मतलब P और Q दोनों ही 1/2 है। N आपको 100 दिया हुआ है, देन द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस। अब वेरिएंस निकालना है तो भाई इसका तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना पड़ेगा, नहीं लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप उसको टॉस कर रहे हो, डाइस को टॉस कर रहे हो, तो डाइस को टॉस करने का मतलब है कि यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट हुई है, क्योंकि डाइस में आप ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपने डाइस फेंकी 3 आ गया, अगली बार में 3 को आपने खुरच के वहाँ से निकाल दिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना। तो जब भी डाइस का केस हो या कॉइन का केस हो, वर्ड आपको रिप्लेसमेंट दिया है नहीं दिया है डजेंट मैटर, हमेशा रिप्लेसमेंट ही बनेगी। और जब रिप्लेसमेंट है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर लगाओगे तो फिर आपके पास वेरिएंस का जो फार्मूला है वो होता है NPQ, डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है। N की जगह 100 हो गया आपके पास, P की जगह 1/2, इसको कैंसिल करोगे आंसर आ जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 12 and 2, मीन आपको दिया हुआ है 12, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है आपके पास 2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2 है तो वेरिएंस आ गया आपका 4। द वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर P, P की वैल्यू बतानी है, तो ये आपको दिया हुआ है, इसका मतलब NP की वैल्यू है 12, यहाँ से NPQ की वैल्यू हो गई 4, तो NP की जगह आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे 12, तो Q की वैल्यू आ गई 1/3, अगर Q की वैल्यू 1/3 है तो P की वैल्यू आ गई 2/3। क्वेश्चन नंबर 24, विद द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ ए प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2, इस बार आपको मीन दिया हुआ है 4 और वेरिएंस दिया हुआ है 2, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस निकालने से पहले हमें इसका वो निकालना पड़ेगा, P और Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले वो निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास NP दे रखा है 4, जैसे पिछले क्वेश्चन में गया था, NPQ 2 दे रखा है, NP की जगह यहाँ 4 पुट करो, तो Q की वैल्यू आ गई 1/2, Q 1/2 है तो P भी 1/2 आ गया। अब P अगर 1/2 है यहाँ पर पुट करोगे तो N की वैल्यू आ गई 8, N भी है, P भी है, Q भी है, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा था किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस मतलब Px = 2 आपको फाइंड करना है, तो 8c2 और 1/2, देखो P भी 1/2, Q भी 1/2, सीधा उठा के पावर 1/8 कर दो, 8 कर दो, जितना n है उतनी पावर कर दो। 8c2 को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 7 28, और 1/2 की पावर 8 का मतलब हो गया कितना हो जाएगा 256, 4 से काट लेते हैं इसे, तो आंसर आ गया इसका 7/64। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कहता है इफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 3। 25th क्वेश्चन में मीन आपको दिया हुआ है 4 और वेरिएंस दिया हुआ है आपको 3, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस। अब यहाँ पूरा सॉल्व नहीं कर रखा है, कम्बिनेशन की फॉर्म में छोड़ा हुआ है, तो अच्छी बात है हमारे लिए। यहाँ से NP की वैल्यू हो गई 4, NPQ की वैल्यू हो गई 3, NP की जगह 4 पुट करोगे तो Q की वैल्यू मिल गई आपको 3/4, तो P की वैल्यू आ गई 1/4। अब P की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो N × 1/4 = 4, दैट मीन्स N की वैल्यू आ गई 16,
अब सब कुछ आपके पास है, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस। तो यह जाएगा 6, n कितना है आपके पास 16, 16 C6 और p की पावर 6 q की पावर 16 माइनस 6 10। तो आपके पास ये ऑप्शन बन गया, ए ऑप्शन बन गया, 1/4 की पावर 6, 3/4 की पावर 10। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इफ़ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस, मीन आपको दे दिया यानी एन पी की वैल्यू दे दी आपको 2 और वेरिएंस मतलब एन पी क्यू की वैल्यू दे दी 1। तो यहाँ पर आप 2 पुट करोगे तो q आ गया वही 1/2, q 1/2 है तो p भी 1/2। अब यहाँ से आपसे पूछा है एटलीस्ट 1 सक्सेस, तो n भी निकालना पड़ेगा, तो n इंटू में p, n की वैल्यू आ गई 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 सक्सेस का मतलब आ गया कि भाई x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1। अब क्योंकि n यहाँ पर 4 बार है तो 1 2 3 4 करने की बजाय आप इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0। तो 1 माइनस 4c0। अब p और q दोनों 1/2 आए तो सीधा 1/2 की पावर आप 4 कर लो। 1 माइनस ये 1 हो गया, 1/2 की पावर 4 हो गया 16, आंसर आ गया 15/16। ट्वेंटी सेवन्थ क्वेश्चन में इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सक्सेस इज 1/4 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इज 1/4 एंड q आ जाएगा 3/4 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 3। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स ये दिया हुआ है आपको, तो एन पी इसका स्क्वायर आप निकालोगे, ये 9 आ गया, ये होता है एन पी क्यू। तो मीन आपसे पूछा है, मीन मतलब एन पी की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर क्यू की जगह पुट कर दो वैल्यू, पी की जगह 1/4, क्यू की जगह 3/4, इधर से आ गया ये एन, तो 4 4 जा 16, 3 जा 48, एन की वैल्यू आ गई आपके पास 48। अब पूछा क्या है यहाँ पर, मीन पूछा है, तो मीन का मतलब एन इंटू पी आपको फाइंड करना है, तो 48 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा आपके पास 12। 28 क्वेश्चन में कहता है इफ़ x इज़ ए पॉइसन वेरिएबल सच दैट पी एक्स इक्वल्स टू 1 टू पी एक्स इक्वल्स टू 2 देन पी एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उसमें ये इसके बराबर दिया हुआ है। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो फार्मूला होता है पी एक्स इक्वल्स टू 1 का होता है e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r, r की जगह आपके पास 1 है, नीचे 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पर हो गया e की 2 इंटू में e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। e की पावर माइनस लेमडा कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, लेमडा से ये लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब कहता है पी एक्स इक्वल्स टू 0, तो e की पावर -1 यानी लेमडा हो गया, ठीक है, 1 की पावर 1 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, e की पावर -1 या फिर 1 अपॉन ई, ऑप्शन में कैसे दिया है 1 अपॉन ई, ये आपका आंसर आ जाएगा। 29th क्वेश्चन में कहता है इफ x इज ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट पी एक्स इक्वल्स टू 1, पी एक्स इक्वल्स टू 2 एंड e रेज टू पावर -2 इज इक्वल्स टू 0.1353 देन पी एक्स इक्वल्स टू 4। तो पी एक्स इक्वल्स टू 4 निकालना है। अब यहाँ पर देखो e की पावर अगर -2 इसकी इसने वैल्यू दे दी, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू तो 2 तो आनी है, ये चीज़ तो क्लियर होगी। तो अगर आप यहाँ पर पूछा है इसने पी एक्स इक्वल्स टू 4, तो मैं अगर डायरेक्ट पी एक्स इक्वल्स टू 4 निकालूँ तो क्या आएगा, e की पावर -2, लैम्डा की वैल्यू 2 है, ठीक है, लैम्डा की पावर r होता है, तो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अब e की पावर -2 की जो वैल्यू आपके पास है 0.1353, तो 2 की पावर 4 हो गया 16, नीचे आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 3 से इसको देख लेते हैं काट के, कटता है क्या, 5 3 8, 3 11 1 12, 3 से कट जाएगा 0.04,
2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 10 9, आंसर आ गया 0.092902। अब देखो ऑप्शन में से मैंने यहाँ से जो आंसर मैंने निकाला, मैंने इसका यूज़ ही नहीं करा। इसका यूज़ करके आपको लैम्डा की वैल्यू मिलती, अब क्योंकि उसने ब्रैकेट में आपको ऑलरेडी दे रखा है e⁻², दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू 2 आनी है, तो इसको यूज़ ना करके सीधा आपने x = 4 की वैल्यू निकाल ली, थोड़ा सा टाइम अपना बचा लिया। क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ द वेरिएंस ऑफ ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 2, वेरिएंस क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, लैम्डा के बराबर होता है, लैम्डा ही मीन होता है, लैम्डा ही पॉइजन और लैम्डा ही यहाँ पर वेरिएंस होता है। देन px = 2, अब px = 2 आपको फाइंड करना है, तो e⁻², 2 की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। आंसर ऐसे e की पावर में दिया हुआ है तो ऐसे रहने देते, e⁻² है, डिवाइड में आएगा तो e⁻1 अपॉन में e⁻2 बन जाएगा, ये 4/2 2 आ गया यानी, तो 2 अपॉन में e⁻2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कहता है द 6 कॉइन आर टॉस 6400 टाइम्स एंड द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड x टाइम्स इज। अब यहाँ पर देखो आपको कुछ नहीं बता रहा है कि ये भाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का केस है या कोई और केस है। अब यहाँ पर वर्ड्स पे ध्यान दो, एक तो n जो आपको दिया हुआ है काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर n जो होता है वो गोज़ टू इन्फिनिटी होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरी बात यहाँ पर कहता है अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से मिलती है, क्योंकि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लिमिटिंग फॉर्म होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, जो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती है। तो यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन इन दो चीज़ों से आप पता लगा सकते हो कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। अब n तो इसने आपको दे दिया यहाँ पर 6400, कि आपने कॉइन को टॉस किया 6400 टाइम्स, और अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड, 6 हेड, वन हेड 6 बार आ रहा है, हेड 6 बार आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 1/2 की पावर 6, 1/2 1/2 1/2 1/2 6 बार ऐसे कर देना तो 1/2 की पावर 6, तो यानी आ गया 1/64। लैम्डा की वैल्यू निकालोगे n इंटू पी होता है, तो n की जगह आ गया 6400 इंटू में 1/64, दैट मीन्स n आ गया आपके पास 100। अब कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x टाइम्स, x टाइम्स मतलब यहाँ पर x = स्मॉल x, r की जगह आपको x दिया हुआ है, तो फार्मूला क्या होता है e⁻λ, e⁻100 लैम्डा की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। अब आपके पास ये पहला ही ऑप्शन दे रखा है, यही आपका आंसर है। 32 में कहता है देयर आर 50 टेलीफोन लाइन इन एक्सचेंज, द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विल बी बिजी इज 0.1। तो 50 टेलीफोन लाइन है, तो इसका मतलब n आपको यहाँ पर 50 दिया हुआ है, और लाइन बिजी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.1, तो लैम्डा आप यहाँ से निकालोगे n इंटू पी, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब यहाँ से पूछता है आपसे द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल लाइन्स आर बिजी, पी क्या है हमारे पास बिजी लाइन की प्रोबेबिलिटी, तो ऑल लाइन्स आर बिजी का मतलब आपको x = 50 निकालना है, क्योंकि 50 लाइन है। तो अब यहाँ पर फार्मूला आप लगा दो e⁻−5, 5 की पावर 50 डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आ जाएगा 33। इफ x इज ए पॉइसन वेरिएबल सच दैट px = k is equals to px = k + 1, then the variance of x, वेरिएंस क्या होता है यहाँ पर लैम्डा ही होता है, लैम्डा भी वेरिएंस भी लैम्डा होता है, मीन भी यहाँ पर लैम्डा होता है, तो लैम्डा आपको निकालना है। तो x = k का मतलब e⁻−λ और लैम्डा की पावर k डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल, e⁻−λ लैम्डा की पावर k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1 फैक्टोरियल, ये तो हो गया कैंसिल, लैम्डा की पावर k अपॉन में k फैक्टोरियल, यहाँ पर आप लिख लो लैम्डा की पावर k इंटू में लैम्डा, और k + 1 को लिख लो k + 1 इंटू में एक कम करोगे तो k फैक्टोरियल, इधर से ये भी कैंसिल, इधर से ये भी कैंसिल, इसको आप इधर लाओ k + 1 = लैम्डा। तो पूछा क्या यहाँ पर आपसे वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस आपका यही आ गया k + 1
यानी आप ऑप्शन बन गया आपका सी। 34th क्वेश्चन में देखते हैं, इफ़ z इज़ ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल देन p 0 to z to 1.7, यानी जो z है वो 0 से 1.7 तक के बीच में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये दे दिया एक तरह से, ये 0 है और यहाँ से 1.7 है, इसके बीच का एरिया आपको दे दिया। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि आप इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी इसको आप ऐसे लिखते हो f ऑफ 1.7 माइनस f ऑफ 0। अब इसी फॉर्मेट में आपको छोड़ा हुआ है तो इसी फॉर्मेट में छोड़ दो। अगर टेबल से वैल्यू आपको दे रखी होती तो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके इनको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 35 द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व विच लाइज टू द राइट ऑफ z ऑफ माइनस 0.66, यानी z ग्रेटर देन माइनस 0.66 ये दिया हुआ है। तो जब यहाँ ग्रेटर देन दिया होता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 माइनस एफ ऑफ 0.66, और जो माइनस वाली टर्म होती है उसको हटाने के लिए, अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो भाई फिर एक बार कह रहा हूँ कि वन शॉट अच्छी तरह देख लेना कैसे इसको लिखना होता है। तो 1 माइनस एफ ऑफ 0.66, ब्रैकेट खोलेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ 0.66, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही छोड़ा हुआ है, ऐसे छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 36, x is normally distributed with mean 20 in the standard deviation is 4। मीन आपको 20 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दिया हुआ है। देन द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z कॉरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल्स टू 21, x 21 दिया हुआ है, z आपको फाइंड करना है। z का फार्मूला ये होता है, तो 21 माइनस 20/4, यानी z आ गया आपका 1/4। 1/4 का मतलब डेसिमल में आप करोगे तो 0.25। 37 में कहता है इफ़ x इज़ ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन, ऐसे ही आपको दिया हुआ है मीन 20, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 एंड x इक्वल्स टू सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 नहीं है ये, 36 ही दोबारा कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है प्राइस रिलेटिव ऑफ कोल इज़ 125 इन 2011 एज़ कम्पेयर टू 2010। 2010 के मुकाबले जो 2011 है उसमें आपका जो प्राइस रिलेटिव आया है यानी इंडेक्स नंबर आया वो है 125। इफ़ द कोल कॉस्ट ₹8 पर kg इन 2010 देन इट्स कॉस्ट इन 2011। अब जो इंडेक्स नंबर 125 इसका मतलब क्या है, इंडेक्स नंबर अगर 125 आया है दैट मीन्स कि अगर 2010 में प्राइस उसका 100 रुपीज़ था तो 2011 में 125 है। तो इंडेक्स नंबर होता है वो 100 के हिसाब से चलता है। अगर इंडेक्स नंबर आता 108 दैट मीन्स जो जिस साल से हम कंपेयर कर रहे हैं उस साल प्राइस 100 था तो इस साल 108 है। तो अब ये कहता है कि जो कोल का प्राइस है अगर 8 रुपये था, 8 रुपये पर kg था 2010 में, तो अगर प्राइस जो है 2010 में 8 kg था। अब 2010 का मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास प्राइस इंडेक्स आया इसका या इंडेक्स नंबर आया, इफ प्राइस इंडेक्स इज़ 100 देन प्राइस ऑफ कोल इज़ ₹8। अब प्राइस इंडेक्स अगर मैं 1 कर दूं तो ये आ गया ₹8/100। अब ये कह रहा प्राइस इंडेक्स तो आया आपका 125, तो कोल का रेट कितना होगा, तो 8/100 इंटू में 125, 25 से काट देते हैं इसे, तो ये आ गया ₹10। यानी जो प्राइस इंडेक्स के हिसाब से अब जो कोल का प्राइस है जो पहले 8 रुपये था वो अब 10 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 38 में आपको दिया हुआ है, उसमें भी यही चीज़ पूछता है प्राइस रिलेटिव ऑफ शुगर इज़ 110 इन 2002 एज़ कम्पेयर टू 2001। यानी 2002 में 110 है तो 2001 में 100 था, ये मतलब हुआ। इफ़ द शुगर कॉस्ट ₹16.50 पर kg इन 2002। अब इसमें कॉस्ट आपको 2002 की दे दी है, 2001 की निकालनी है, पीछे की निकालनी है, कहीं की निकालनी हो, पीछे की निकालनी हो, आगे की निकालनी हो, मेथड आपका ये रहेगा। अब आपके पास सीधा प्राइस इंडेक्स आ गया 110, क्योंकि जो कोल का प्राइस है वो आपको दे रखा है 2002 का, जिसका प्राइस इंडेक्स है 110, तो इसका जो प्राइस है वो आपके पास है 16.50। अगर प्राइस इंडेक्स 1 आता है तो ये बन गया 16.50, प्राइस इंडेक्स अगर 100 आता है तो ये बन गया 16.50, यहाँ पर 110 भी तो लेना था भाई, तो ये आ गया आपके पास 16.50 110 इंटू में
100 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल हट जाएगा, बस इसको कैंसिल करो 15 आ जाएगा। यानी जो प्राइस अब 2002 में 16.50 है वो 2001 में 15 रुपीज़ था। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है विच इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर। पता है, सबको पता है, पूछने की कोई बात ही नहीं है। 39th क्वेश्चन भाई फिशर होता है आइडियल इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में क्या कहता है, इन द लेस्पियस इंडेक्स नंबर वेट इज कंसिडर्ड एज। लेस्पियस इंडेक्स नंबर में वेट कौन सा लेते हैं हम, बेस ईयर का लेते हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1 क्वांटिटी इन बेस ईयर। 41 पासे इंडेक्स नंबर, पासे इंडेक्स नंबर में वेट लेते हैं करंट ईयर का, क्वांटिटी करंट ईयर की, क्वांटिटी इन करंट ईयर। 42 इंडेक्स नंबर आर यूज फॉर। इंडेक्स नंबर हम किसके लिए यूज़ करते हैं भाई, फोरकास्टिंग के लिए करते हैं, ताकि अभी ये है आगे जाके क्या होगा यही तो पता लगाते हैं ना उसमें। तो आंसर आ जाएगा इसमें फोरकास्टिंग 42 में। 43 में इफ द लेस्पर इंडेक्स नंबर 160 पासे इंडेक्स नंबर 19 फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। अब फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर क्या होता है फार्मूला, तो फिशर का फार्मूला ये होता है, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, पाशे का और लेस्पियस का, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है। अब पाशे आपको दिया हुआ है 90 और ये दिया हुआ है 160, तो 69 × 144, 144 का स्क्वायर रूट करोगे 12 आ जाएगा और 2 0 है उसका 1 0 आ जाएगा, यानी 120 आ जाएगा। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द यूनिट टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। आपको जो 4 मेथड दिए हुए हैं उनमें से जो यूनिट टेस्ट किसको सेटिस्फाई नहीं करता, यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग आपको वेट नहीं दिया होता है। 45 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। इनमें से कौन सा टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, तो इन चारों में से जो फिशर है वो करता है, बाकी जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होता है वो भी करता है। अगर वो ऑप्शन में होता, फिशर ना होता, तो वो आंसर आ जाता। तो क्वेश्चन तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, अब केस स्टडी हो रही है उसको हम देख लेते हैं। तो एक केस स्टडी हमारे पास है, कहता है इन ए गेम ए मैन विन ₹8 फॉर गेटिंग ए नंबर ग्रेटर दैन 3 एंड लूजेज ₹3 अदरवाइज। एक गेम के अंदर एक आदमी को 8 रुपये जीतने का मौका मिलता है अगर नंबर उसका ग्रेटर दैन 3 आ जाए, और अगर कुछ और नंबर आता है तो वो हार जाता है। When a fair die is thrown, the man decided to throw a die 4 times but to quit as and when he gets a number greater than 3। एक आदमी ने डिसाइड किया भाई वो डाइस को 4 बार थ्रो करेगा, लेकिन जैसे ही वो जीतेगा गेम छोड़ देगा। जैसे ही वो जीतेगा, चाहे पहली बार में जीते या दूसरी बार में जीते, वो गेम वहीं छोड़ देगा, या फिर मैक्सिमम 4 बार तक ट्राई करेगा, 4 बार तक देखेगा उसका लक उसका कितना साथ देता है। तो अब हमारे पास आपको बताना है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू बतानी है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, तो इन सब चीज़ें सब कनेक्ट हैं आपस में। तो अब देखो पहले एक्स निकालते हैं हम, 46 का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, एक्स निकालते हैं। अब एक्स क्या है, यहाँ पर जो अमाउंट वो जीत रहा है या हार रहा है, ठीक है। तो पहले इवेंट देखो, इवेंट आ गया इधर, और यहाँ पर हम लेते हैं भाई अमाउंट वो जीता या हारा। पहली बार उसने थ्रो किया, अब थ्रो करने पर 3 से बड़ा नंबर आ गया। जो 3 से बड़ा नंबर आ रहा है मैं उसको येस ले रहा हूँ, और 3 से छोटा आ रहा है या 3 नहीं 3 आ रहा है उसको मैं नो ले रहा हूँ। मतलब वो जीत रहा है तो येस ले रहे, या विन और लूज़ लिख लेते हैं सिंपल। पहली कंडीशन में वो विन करता है, विन करता है तो मतलब उसने पहली बार थ्रो किया, 3 से बड़ा नंबर आ गया, गेम जीत गया, 8 रुपये उसको मिल गए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या भाई, पहली बार में नहीं जीता, पहली बार में उसे लॉस हुआ, दूसरी बार में उसे गेम को जीत गया। अब पहली बार में लॉस कितना हो रहा है, 3 रुपये का लॉस हो रहा है, लेकिन 8 रुपये जीत गया तो भाई 5 रुपये फ़ायदे में है। या फिर ऐसे हो रहा है कि पहली बार हार गया, फिर जीता जाके, तो -3 यहाँ करा, -3 यहाँ करा, 8 इधर कर दिया, यानी 2 रुपये तो अभी भी प्रॉफिट में है। तो भैया चलो और खेल लेते हैं, तो फिर यहाँ लॉस, फिर यहाँ लॉस, फिर यहाँ लॉस, अब जाके जीता। तो भाई 3 यहाँ हारा, 3 यहाँ हारा, 3 यहाँ हारा और 8 यहाँ जीता,
तो अभी -1 के लॉस में है, लॉस में आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है चारों बार ही हार जाए, तो -3 करके 4 बार आएगा तो -12। तो आपके पास जो x आया, जो अमाउंट आया वो x ये आ गया, यानी आप में ऑप्शन बन गया आपका पहला 8, 5, 2, -1 और 12। ठीक है, पहले का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे भाई? अमाउंट तो आपने जीत लिया इतना, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब जीतेगा जब वो, जीतेगा कब? जब उसका नंबर डाइस पर 3 से ज़्यादा आएगा। अब 3 से बड़ा कौन सा नंबर होता है? 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 3 नंबर हो गए। अब उन 3 नंबर में से कोई भी आ जाए तो वो जीतेगा गेम। तो यानी उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अब जीतने की अगर 1/2 है तो हारने की भी तो 1/2 ही होगी ना। तो जीतने की 1/2 होगी, यहाँ तो खैर 1/2 चलेगी। यहाँ पर देखो हारने की है, फिर जीतने की है, तो हारने की भी 1/2 होगी, जीतने की 1/2 होगी, या 1/4 आ गया। ऐसे यहाँ 1/2, 1/2, 1/2 3 बार कर दो, क्योंकि जीतने हारने की दोनों की बराबर है। तो सीधा उठा के ये 1/8 आ गया। इधर से 1/2, 1/2, 1/2, ये आ गया 1/16। ये भी 1/2 4 बार ही रहेगा, क्योंकि इवेंट तो 4 ही बार हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका बना, ये देखो सी वाला पार्ट बन गया। 8 की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 5 की 1/4 है, 2 की 1/8 है, फिर 1 की 1/16 है, और -12 की 1/16 है। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका ऑप्शन आ गया। अब अगले में कहता था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ई एक्स निकालना है, थर्ड पार्ट। तो ई एक्स के लिए क्या करना होता है? इनको मल्टीप्लाई करना होता है। 8/2, 8/2 का मतलब आ गया 4। इधर से करोगे 5/4, 2 को इससे करेंगे 1/4, -1 को इससे करेंगे -1/16, -12 को इससे करोगे तो 4 से काटा हमने -3/4। इसका एलसीएम लो, 16 एलसीएम आ गया, तो 16 4 ज़ा 64, इधर आ गया 4 5 ज़ा 20, 16 -1 -12 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया 84, 84 और इनको सॉल्व करेंगे तो 3, 84 और 3 87/16। ऑप्शन है हमारे पास 75/16। 87 तो ऑप्शन में ही नहीं है। कैलकुलेशन में देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। 64 आ रहा है, 20 आ रहा है। अच्छा, इधर 16 नहीं आया था, इधर 4 आना था, और उधर 1 आ गया, और उधर -12 आ गया। अब करेंगे तो अब आ जाएगा हमारे पास 75। ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में वेरिएंस पूछ रहा है। तो वेरिएंस निकालने के लिए पहले आपको ई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ई एक्स स्क्वायर का मतलब है पहले इनका स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करना है। तो इन सब का मल्टीप्लाई करके फिर करना है। तो पहले वाले को आप करोगे, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 आ जाएगा। फिर यहाँ 25 को 1/4 से करोगे तो 25/4 आ गया। इधर से करोगे 4/8 आ गया। इधर से करोगे 1/16। इधर से करोगे 144/16। अब इस सब का हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। 765 = 16 ये आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करना, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस का फार्मूला हो गया आपका ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर आपके पास ये आया 765, इसका स्क्वायर करोगे 75 का स्क्वायर हो जाएगा 5625, इसका आ जाएगा 256। इसका एलसीएम लेंगे, 256 आ गया। 16 से 16 को डिवाइड करेंगे, और जो 16 आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करके आपके पास बन रहा है 12240। माइनस करो तो 3 - 2 1, 12 - 6 6, 11 - 5 6। तो 6615/216 आंसर में देखो ऐसे ही छोड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही छोड़ा हुआ है। फर्स्ट पार्ट यही आपका आंसर आ गया। फिफ्थ में कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो 6615 का स्क्वायर रूट करेंगे, और नीचे 256 है, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो इसका तो 16 आ जाएगा।
6615 के फैक्टर करोगे, इसके फैक्टर आपके पास बनेंगे 21, फिर 21 इंटू 15, तो 21 का तो पेयर कंप्लीट बन रहा है, उसको बाहर निकाल दो, ये आपके पास आ जाएगा इसका वेरिएंस। अब नेक्स्ट केस स्टडी देखो, तो केस स्टडी में ज़रा ढंग से उसको क्वेश्चन को पढ़ना है, स्टार्टिंग का ही एक बार सॉल्व करना है ढंग से, बाकी तो सारे आंसर उसी से हमारे निकलते जाते हैं। तो नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। इसमें कहता है कि मिस्टर कोहली मैन्युफैक्चर बॉल पॉइंट पेन, ही सेल पेन इन द पैकेट ऑफ 100 पीसेज, 100 पीसेज के पैकेट में वो पेन बेचते हैं। इट इज़ नोन दैट 6% ऑफ हिज प्रोडक्ट आर डिफेक्टिव। ए पैकेट ऑफ पेन इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड चेक फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन। अब एक पैकेट आप सेलेक्ट करते हैं, तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर n दिया हुआ है, यहाँ पर 100, और डिफेक्टिव पेन की प्रॉपर्टी दे रखी है 6%, दैट मीन्स 0.06। तो लैम्डा आप निकालोगे n इंटू में p, तो ये आ जाएगा आपके पास 6। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहता है द प्रॉपर्टी दैट पैकेट कंटेन नो डिफेक्टिव पेन, यानी px इक्वल्स टू 0 निकालना है। px इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया आपको निकालना है यहाँ पर e की पावर माइनस लैम्डा, फिर लैम्डा की पावर 0 और डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, आंसर यही आ गया। सेकंड पार्ट में कहता है कि एटमोस्ट 4 डिफेक्टिव पेन, एटमोस्ट 4 डिफेक्टिव मतलब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स आपको P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है, P3 निकालना है, P4 निकालना है। अब ये वाला जो फार्मूला आप लगाते हो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो e की पावर माइनस लैम्डा तो हर एक में आता है, तो e की पावर माइनस लैम्डा सब के अंदर आएगा, तो उसको आप सीधा कॉमन ही निकाल दो बाहर। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, 6 की पावर r की वैल्यू यहाँ 0 है, तो 6 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 6 की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 6 की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 6 की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 6 की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आपका तैयार। ये 1 आएगा, ये 6 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 18, यहाँ पर आ जाएगा 36, और इसको आप सॉल्व करोगे लास्ट वाले को, ये आ जाएगा 54। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो ऐड करके आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 115। तो e की पावर माइनस 6 115, यानी आपके पास ऑप्शन आ गया सी। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट पैकेट कंटेन मोर देन 4 डिफेक्टिव। मोर देन 4 का मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 का मतलब 5 6 7 8, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं, तो कैसे निकाल लेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 में से 4 से ज़्यादा वाले तो यहाँ आ गए, तो 4 से कम वाले सारे माइनस कर दो। तो मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, px इक्वल्स टू 0 1 2 3 और 4 तक के लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू तो अभी निकाली ना आपने, इसकी वैल्यू क्या निकाली है, वो निकाली है, तो यहाँ पुट कर दो 1 माइनस 115 e की पावर माइनस 6, और यही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इसका भी है सी। फोर्थ में कहता था प्रोबेबिलिटी दैट पैकेट कंटेन एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन। एटलीस्ट 2 का मतलब आ गया px ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2। तो ये निकालने के बजाय आप इसमें से 0 माइनस कर दो और 1 माइनस कर दो, तो e की पावर माइनस 6 तो यहाँ आना ही है। ये 6 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 6 की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, तो 1 माइनस e की पावर 6, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, तो 7 आ गया। तो ऑप्शन आपका बन गया ये बी ऑप्शन आ गया, 1 माइनस 7 इंटू में e की पावर माइनस 6। फिफ्थ पार्ट में कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट पैकेट कंटेन एग्जैक्टली 3। एग्जैक्टली 3 मतलब x इक्वल्स टू 3। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, e की पावर माइनस 6, 6 की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो 6 की पावर 3 मतलब ये आ गया, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 6 होती है, ये कैंसिल, 36 e की पावर माइनस 6। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हम इसकी जो MCQ सीरीज़ है उसको कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको चीज़ों को समझने में आसानी हुई होगी, किस तरह से प्रोबेबिलिटी के आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
और मेरी ये कोशिश आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। अगर ऐसा आप भी सोचते हैं तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो वो प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें और अपना सपोर्ट आप मेरे साथ ऐसे बना के रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।